घर छोड़ना सुस्ती छोड़ना भी होता है। सूरज ने सुस्ती तज दी है, माथे पर पसीना है, आँखों में चश्मा है, जो मैं और हिमांशु बारी बारी से लगाएंगे तस्वीरें खिंचवाते वक्त। हम फाइनली रेजिडेंसी पहुंच गए हैं। सुस्ती का घर, सूरज का घर, अंग्रेज़ों का घर। किस ज़माने का घर था ये? देखिए, ऐसा है कि आम तौर पर लखनऊ की जब बात होती है, लोग नज़ाकत की, नफासत की बात करते हैं, मानते हैं लखनऊ वाले बड़े नर्म व नाजुक होते हैं। ये जो जगह है, ये लखनऊ वालों की शुजाअत, उनकी वीरता, उनकी बहादुरी की मिसाल है। तो ये घर तो अंग्रेज़ों का था और ये बना था जब शुजाउद्दौला वहाँ बक्सर की लड़ाई में हार गए। उसके बाद एक मुआहदा हुआ कि यहाँ पर एक अंग्रेज़ रेजिडेंट रहेगा। तो उसके लिए ये 1775 से 80 के बीच में ये एक जगह बनवाई गई, जहाँ पर अंग्रेज़ों की एक छोटी मोटी कॉलोनी थी। 1857 में जब गदर हुआ और यहाँ लखनऊ में भी विद्रोह हुआ, तो जो बेगम हज़रत महल की फ़ौज थी, जिसमें आम लोग थे लखनऊ के और उनके कुछ और साथी थे, उन्होंने इस जगह को घेर लिया और यहाँ पर एक भीषण लड़ाई हुई है 1857 में, जिसके निशान गोलियों के और बाकी गोलों के वो मौजूद हैं अभी भी। और यहाँ लड़ाई हुई बहुत भीषण, और यहाँ तकरीबन 3500 लोग थे अंदर, और ये पूरा घेरा, तो ये समझ लीजिए कि 30 जून से और फिर नवंबर 1857 तक ये पूरा इलाक़ा जो है ये कब्ज़े में रहा है। और उसके बाद यहाँ पर हेनरी लॉरेंस, जो कि कमांडर थे अंग्रेज़ों के, उनको यहाँ मारा भी गया, उनकी मौत हुई यहाँ। 2 जुलाई को उन पर हमला हुआ और 4 जुलाई को यहाँ डॉक्टर फेरर्स हाउस, जो डॉक्टर साहब का घर है, वहाँ पर उनका इलाज चला। 4 जुलाई को उनकी मौत हो गई। तो ये जगह एक तरीके से लखनऊ वालों की बहादुरी की मिसाल है। 1857 के गौरव का भी प्रतीक है कि किस तरह से यहाँ लड़ाई हुई थी। और बड़ा आइकॉनिक घेरा था ये। बिल्कुल, सीज ऑफ लखनऊ। बहुत असल में लखनऊ में शहर के अंदर लड़ाइयाँ हो रही थी। चिन्हट में लड़ाई हुई, उसके बाद सिकंदर बाग में लड़ाई हुई, जहाँ का वो 16 नवंबर 1857 की लड़ाई है वो, जिसमें अब उसको ऊदा देवी कहा जाता है। वो एक अज्ञात वीरांगना के नाम से उसको डायरी में मेंशन किया है अंग्रेज़ अफसरों ने कि एक कोई तीर आता था। हाँ, तीर आता था, तीर कमान वाली। यहाँ पे जो मूर्ति लगाई है वो बंदूक लेकर के लगाई है, लेकिन लिखा ये है अंग्रेज़ अफसरों ने कि वो तीर आता था और उससे मार देती थी वो। तो एक अननोन वॉरियर थी वो। तो ये वहाँ सिकंदर बाग में लड़ाई हुई, यहाँ आलम बाग में लड़ाई हुई, ये रेजिडेंसी में यहाँ। तो शहर के अंदर लड़ाइयाँ हो रही थी और आम लोग जो लखनऊ के हैं वो लड़ाई लड़ रहे थे। और उसमें तमाम तरह के बिल्कुल आम पेशा करने वाले लोग उस तरह से थे और वो सब यहाँ लड़ रहे थे। एक ख़ास बात ये, जैसे ये रेजिडेंसी है, यहाँ पर तो जो घेरा हुआ बहुत मशहूर है कि 2000 लोग तकरीबन मरे, उनकी क़ब्रें भी हैं अंदर, और अभी भी लोग आते हैं कई बार वो यहाँ अपने पुरखों को ढूंढने, तो यहाँ जाते हैं। हेनरी लॉरेंस यहाँ मारे गए। यहीं पर बेगम हज़रत महल पार्क है, जो पहले विक्टोरिया पार्क कहलाता था। 1957 में जब 1857 की 100वीं सालगिरह मनाई गई, तो उसका नाम बदल के बेगम हज़रत महल पार्क कर दिया। वहाँ पर भी नील जो था उसको मारा गया, जिसके नाम पे नील गेट है बाद में। एक ख़ास बात यहाँ ये रही कि मेजर हडसन, जिसने दिल्ली में बहादुर शाह ज़फ़र के बेटों को पहले गिरफ़्तार किया हुमायूं के मकबरे से, और फिर बाद में उनका सर काट के खूनी दरवाज़े पर टांगा, ज़फ़र को बहुत जलील किया, वो हडसन यहाँ भेजा गया लखनऊ उसके बाद कि भाई तुमने दिल्ली में, चूँकि हडसन ज़फ़र लीड कर रहे थे उस पूरे मूवमेंट को, है ना, सिंबॉलिकली सही, लेकिन हाँ, मतलब एक तरीके से उन्हीं को नेता माना गया था। तो जब वो गिरफ़्तार कर लिए गए और ऐसा हुआ कि उनके बेटों को वो किया, उनके वो किस्सा भी है कि उनके पास वो लेकर के गया सर, तो उसका एक साइकोलॉजिकल असर हिंदुस्तान में एक तरीके से हुआ था। तो वो ये जब यहाँ आया तो ये हुआ कि लखनऊ में बड़ी मुश्किलें आ रही थी। यहाँ कई सारे अफसर नाकाम रहे थे और कई दिनों तक घेरा चलता रहा था। जब हडसन यहाँ आया तो यहाँ जो जनपथ मार्केट अब है, जिस जगह पर वहाँ बेगम कोठी हुआ करती थी, वहाँ पर उसको लखनऊ के जो क्रांतिकारी थे हडसन को मार दिया उन्होंने। और उसके बाद एक नारा लगा कि दिल्ली का बदला लखनऊ ने ले लिया। हडसन यहाँ मारा गया? हडसन को यहीं पर मारा गया और हडसन की कब्र तो अभी भी ला मार्टिनर कॉलेज में है। तो हडसन यहीं लखनऊ में आया, यहाँ पर उसको मारा, यहाँ लड़ाई हुई और यहाँ मार दिया। तो वो हडसन का मारा जाना लखनऊ वालों ने उसको अपने एक तरीके से गर्व की तरह लिया कि भाई हमने दिल्ली का बदला ले लिया।
तो एक तरीके से उस ज़माने में दिल्ली और लखनऊ में एक राइवलरी चलती थी अदब और साहित्य और कला के माध्यम से, दोनों आमने सामने के स्कूल माने जाते थे। तो एक तरीके से 1857 की ये लड़ाई जिसमें हडसन को जब मारा, तो एक तरीके से ये सुलह का भी पैगाम थी कि दोनों ने मिलकर एक अपने उस गौरव के लिए लड़ाई लड़ी और हडसन को। भूमिका आपसे एक टिप्पणी चाहूँगा। जब भी इस तरह के घेरे होते हैं, रेजिडेंसी का हो, कानपुर में हुआ था, गोली चली उसमें, पहले तो अंग्रेज़ अफसरों की पत्नियों बच्चों वगैरह पे हमले हुए और फिर बदले में अंग्रेज़ों ने भी ऐसा ही किया ये सब। और ये बात हम एक अब तो घिसे हुए मुहावरे की तरह सुनते हैं कि जंग में जो हताहत हैं वो औरतें और बच्चे होते हैं, है ना। इसको कैसे दर्ज किया गया है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, और जब ह्यूमन एवोल्यूशन डिस्कोर्स होता है, सभ्यता का डिस्कोर्स होता है, तब इसकी जो मुश्किलें हैं इसकी वजह से, जैसे हम लोग अभी देख रहे हैं यूरोप में कितना आईसिस की वजह से यूरोप की तरफ पलायन हो रहा है, रोहिंग्यास का पलायन हो रहा है, और वही सफ़र करते हैं। हमारी भाषा में भी है, आपसे जो हमारी कैमरा बंद होते वक्त बात हो रही थी कि आप गालियों पर भी काम कर रही हैं, तो भाषा में भी हिंसा जो है वो लक्ष्य स्त्रियों को ही की जाती है। एक बात तो है हताहत, कोलैटरल डैमेज जिसे हमें मिलिट्री भाषा में बोला जाता है, पर जंग की वजह ही और उनके प्रतीक भी औरतें बन जाती हैं। जैसे कि अगर आपने अभी उदाहरण दिया आईसिस का, या उससे पहले खाड़ी के युद्ध का, और खाड़ी के युद्ध के बाद जो अमेरिकी फोर्सेस ने और अमेरिका ने खास कर की उस इलाके में डेमोक्रेसी आने की कोशिश करी जंग के बाद वाली, तो उसमें भी प्रतीक औरतें बन गई कि औरतों को पढ़ाना है, औरतों को मॉडर्नाइज करना है, औरतों को लिबरेट करना है। तो कई बार जंगें लड़ी भी गई औरतों का नाम लेकर हैं। उसमें हताहत भी सबसे ज़्यादा वही होती है, जंग से पहले, जंग के दौरान, जंग के बाद, पर वो सारी उनके नाम पर ही लड़ी जाती है। इनके जहाँ तक दर्ज करने की और आर्काइव करने की बात है, जंगें तो उनकी हिस्ट्रीज और उनके जितने भी डिस्कोर्स हैं वो एक पुरुषत्व से लिखे गए हैं। हाँ, जैसे आप देखिए ना, उदा देवी का भी जिक्र आता है, अज्ञात वीरांगना। हाँ, तो वो तो बहुत ही स्वाभाविक है, क्योंकि जंग से ज़्यादा पेट्रियार्कल और क्या हो सकता है। लड़ाई से ज़्यादा एक उसको सिर्फ हिंसा, एक फिजिकल हिंसा नहीं, समाजों के साथ हिंसा और समाज के अंदर जो जंगें चल रही हैं उसकी हिंसा, तो वॉर बाय इट्स सॉर्ट ऑफ डिफॉल्ट नेचर इज़ वेरी पेट्रियार्कल। तो उसमें औरतों की विमर्श या उनके डिस्कोर्सेस को तो कभी भी नहीं दर्ज किया गया है। पर एक बड़ी अजीब विडंबना है कि जैसे ही पीस की बात आती है, शांति की बात आती है, तो सारा दारोमदार ज़्यादातर आप देखेंगे औरतों पे ही सौंप दिया जाता है। पार्टीशन के बाद की जितनी भी पीस की कवायद है, जिसको हम बैक चैनल डिप्लोमेसी कहें या पारिवारिक लेवल पे डिप्लोमेसी कहें, वो आपने कहा कि ये तो भैया अब औरतें ही संभालेंगी, औरतों की जिम्मेदारी है। जो औरतें सबसे ज़्यादा हताहत उस हिंसा में भी, जो एक तरह की बलात्कारिक हिंसा थी, उसमें भी दोनों तरफ की औरतें ही ज़्यादा हताहत हुई। लेकिन जिम्मेदारी अब उस लेवल पे उस हिस्ट्री को भूलना और उस हिस्ट्री को दर्ज करना का काम, दोनों काम औरतों ने ही किया है आज की तौर में भी। मतलब बोको हरम में आप एक संख्या दे सकते हैं, इतने मरे, इतनी कार्रवाई हुई, कितनी औरतों के साथ रेप होता है, वो बच्चे पैदा हो रहे, मतलब कांगो में, मतलब अंतहीन है ये सूची। बिल्कुल। और लेकिन सबसे बड़ी विडंबना ये है ना कि जब वो सब हो जाता है, तो उस हिंसा को दोनों काम करने की, दर्ज करने की और भुलाने की, दोनों का काम करने का औरतों की जिम्मेदारी बन जाती है। अगर आपको इसका कोई लीगल सोल्यूशन भी निकालना है, तो उसमें भी आपको औरतें ही चाहिए। उस समय जंग के मुहिम छेड़ने वाले या जंग की बात करने वाले बहुत दूर हो जाते हैं। तो अगर जंग की जिम्मेदारी आपकी है, तो शांति की जिम्मेदारी भी होनी चाहिए। अच्छा, ये जो दर्ज करने वाली बात है और जो औरतों की इसमें अहमियत की बात है, मुझे एक किस्सा याद आया। जब यहाँ वाजिद अली शाह को तख्त से हटा दिया गया, उन्हें मटिया बुर्ज भेज दिया गया, और उस लड़ाई की भी फिर जो गदर था उसको भी लीड यहाँ बेगम अज़त महल ने किया, और उनकी एक पूरी प्लाटून थी, गुलाई प्लाटून जिसे कहते थे, या उसमें औरतों की वो थी। और ख़ास तौर पर जब ये जो प्रोपेगेंडा है वाजिद अली शाह के ख़िलाफ़ कि वो बहुत नाकाम अय्याश राजा थे और जिनको आवाम पसंद नहीं करती थी, बेसिकली उसमें मेन आरोप ये था कि जनता उनसे संतुष्ट थी। तो जोश मलिहाबादी ने
अपनी आत्मकथा यादों की बारात में ये लिखा है कि उन्होंने अपने बचपन में ऐसी बहुत सारी औरतों को देखा अवध में, जो जब गाना गाती थी या जब कुछ मांगने आती थी घरों में तो लोकगीत गाती थी, और वो लोकगीत में वाजिद अली शाह को अन्यायपूर्वक गद्दी से हटाए जाने और बाहर जाने भेजे जाने की पीड़ा होती थी। उन्होंने एक वो लिखा भी है कि तोहे बिन मोहे बरखा ना सुहाए, ओ परदेस के चवैया अल्लाह तुम्हें लाए। ये तो उन्होंने कहा, उन्होंने ये लिखा कि दुनिया में कोई ऐसा राजा है कि जिसके गद्दी से जाने के 50, भाई जोश की पैदाइश जो थी वो 1894 की थी, और जोश 10 साल के भी अगर रहे हो तो 1904 की अगर हम बात करें मान लीजिए, और 1856 में वाजिद अली शाह को तख्त से हटाया गया। तो जोश ये कह रहे हैं 50 साल तक उसकी जनता ने उसके जाने का सोग मनाया है, लोकगीतों का नायक रहा है वो, आम औरतें गा रही हैं। तो ऐसा नायक आप उसको कह रहे हैं कि वो जनता में मकबूल नहीं था, एक बात। और दूसरा, यहाँ पर कई लोगों ने काम किया, अखिलेश मिश्र ने भी इस पर शोध किया। बहुत सारे लोकगीत हैं जिसमें वाजिद अली शाह नायक की तरह से उभरते हैं। हज़रत जाते हैं लंदन, हम पर कृपा करो रघुनंदन, है ना। कौन जुल्म की ना, फिर वो आउटरम का नाम आता है कि ऊटरम जुल्म की ना, है ना। तो ये लोकगीतों के नायक हैं। तो लोकगीत तो एक तरीके से ज़िंदा इतिहास है ना किसी समाज का। दर्ज करते हैं। तो ये दर्ज करने का जो आर्काइव करने का जो मामला था, उसमें मुझे याद आया कि जोश की ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस तरह से आम औरतें रोते हुए, उन्होंने कहा कि रोते हुए गाती थी, मतलब उनके आंसू वो नकली आंसू नहीं होते थे, वो उनको वाकई उस बात की पीड़ा थी कि हमारा एक। और इसका एक ख़ास बात, जब हम ये अवध अखबार पर PhD कर रहे थे तो 1928 के अवध अखबार में एक ख़बर छपी है, लखनऊ में उन दिनों चोरियां बहुत हो रही थी, तो 5-6 जगह की चोरी की एक रिपोर्ट बनाई गई कि इतनी तारीख को आलमबाग में चोरी हुई, इतनी तारीख को अमीनाबाद में चोरी हुई, इतनी तारीख को मौलवीगंज में हुई। पूरी वो कवरेज एक आम कवरेज है चोरी की। एक लाइन जब वो ख़बर ख़त्म हुई तो पैराग्राफ चेंज करके एक लाइन उसमें लिखी हुई है कि और हम अपने क़ारीन को याद दिला दें कि इसी निज़ाम ने, अंग्रेज़ी निज़ाम ने हमारे जाने आलम को हटाते वक्त जो उन पर इल्ज़ाम लगाए, उनमें से एक ये था कि उनके राज में लखनऊ में चोरियां बहुत होती हैं। ये 1828 के अखबार की रिपोर्ट 1928 में। 1928 माफ करिए। तो आप देखिए कि वो अखबार 1928 का अवध अखबार, उसे याद रहा कि ये चोरी है, उसने सोचा कि अच्छा चोरी का मामला है, उसने फ़ौरन उसे वाजिद अली शाह से जोड़ दिया। उस समय भी अंग्रेज़ों का राज तो था ही, मूवमेंट चल रहा था। उसने फ़ौरन पाठकों को बताया कि ये जो अंग्रेज़ जो ये कहते थे कि वाजिद अली शाह के राज में चोरी, अब इनके राज में क्या हो रहा है कि उसने पहले माहौल बनाया कि यहाँ चोरी हुई, यहाँ चोरी हुई, यहाँ चोरी हुई, और ये वही निज़ाम है जो कुछ नहीं कर पाया, जिसने वाजिद अली शाह को ये कह के हटाया कि यहाँ चोरियाँ बहुत होती हैं। तो भाई इनको यहाँ रहने का क्या अधिकार है? तो ये वाजिद अली शाह की मौजूदगी है इस शहर में। चोरियों के जिक्र से अब विधान भवन की तरफ चलते हैं, जहाँ पे नए निज़ाम बैठते हैं, लोकतंत्र के प्रहरी। अगला पड़ाव विधान भवन।